प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी रूप से लागू करने की आवश्यकता पर दिया बल। कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों के निर्माण में तेजी का आग्रह। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की समीक्षा की। ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास की योजना बनाने और इसे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का दिया निर्देश। झारखंड समेत देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है ईद उल अजहा का त्योहार। पीएम और सीएम ने दी शुभकामनाएं। अकीकमंदों ने की अदा की नमाज। और नक्सलियों के खिलाफ जारी अभियान में रांची पुलिस को बड़ी कामयाबी। लापुंग से इनामी नक्सली गिरफ्तार। सिमडेगा में करीब 34 किलो अफीम के साथ एक पकड़ाया। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी रूप से लागू करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जन भागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाए। नई दिल्ली में 91वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं, कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों के निर्माण में तेजी लाने का आग्रह किया। स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की जयंती पर देश आज उन्हें नमन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वीर सावरकर को याद करते हुए कहा कि उनका साहस और देशभक्ति लोगों को सदैव प्रेरित करती रहेगी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर उन्होंने कहा कि बौद्धिक क्षमता और सामाजिक सुधार पर उनका जोर भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आज 28 मई को महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जी की जयंती है। उनके त्याग, साहस और संकल्प शक्ति से जुड़ी गाथाएं आज भी हम सबको प्रेरित करती हैं। सावरकर जी का व्यक्तित्व विशेषताओं से भरा था। शस्त्र और शास्त्र दोनों के उपासक थे। आमतौर पर वीर सावरकर को उनकी बहादुरी और ब्रिटिश राज के खिलाफ उनके संघर्ष के लिए जानते हैं, लेकिन इन सब के अलावा वे एक ओजस्वी कवि और समाज सुधारक भी थे, जिन्होंने हमेशा सद्भावना और एकता पर बल दिया। मैं वो दिन भूल नहीं सकता जब मैं अंडमान में उस कोठरी में गया था जहां वीर सावरकर ने काला पानी की सजा काटी थी। वीर सावरकर का व्यक्तित्व दृढ़ता और विशालता से समाहित था। उनके निर्भीक और स्वाभिमानी स्वभाव को गुलामी की मानसिकता बिल्कुल भी रास नहीं आती थी। स्वतंत्रता आंदोलन ही नहीं, सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय के लिए भी वीर सावरकर ने जितना कुछ किया उसे आज भी याद किया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश भर की सीमाओं के 15 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने का निर्देश दिया है। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि दोबारा ऐसे अवैध निर्माण न होने पाए। गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों को देश की सीमाओं के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध निर्माणों के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति को सख्ती से लागू करने और पिछले कुछ वर्षों में बने ऐसे सभी ढांचों को ध्वस्त करने के निर्देश दे दिए हैं। जिला मजिस्ट्रेट को सीमावर्ती क्षेत्रों में सभी बैंकों द्वारा बैंकिंग लेन देन के कानूनी और वित्तीय अनुपालन को सुनिश्चित करने, बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का सत्यापन करने, उनके वित्त पोषण स्रोतों की जाँच करने, फर्जी खातों और फर्जी कंपनियों का पता लगाने, फर्जी आधार कार्ड की पहचान करने और सीमा पार तस्करी को नियंत्रित करने की बढ़ी हुई जिम्मेदारी सौंपी है। सीमावर्ती जिलों को अपराधों और मादक पदार्थों की समस्या के स्रोतों, स्वरूपों और नेटवर्क का गहन अध्ययन करने और स्थायी समाधान विकसित करने का निर्देश दिया गया है, ताकि ये समस्याएं दोबारा न उभरें। झारखंड परिमंडल के मुख्य डाक महाअध्यक्ष संजीव रंजन ने कल राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से लोक भवन में शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल को विगत वर्ष के दौरान झारखंड डाक परिमंडल की सेवाओं एवं व्यवसाय विकास के विभिन्न क्षेत्रों में हुई वृद्धि से अवगत कराया। इस शिष्टाचार भेंट के दौरान मुख्य डाक महाअध्यक्ष के साथ
उप मंडलीय प्रबंधक अमित कुमार भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभागों की समीक्षा के क्रम में कल ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य और पंचायती राज विभाग की समीक्षा की। बैठक में इन विभागों की ओर से राज्य में संचालित विकास योजनाओं की अद्यतन कार्य प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत संरचना, सड़क संपर्क, पंचायत स्तरीय सेवाओं एवं विकास योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास की बेहतर कार्य योजना बनाते हुए योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाना चाहिए। बैठक में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह भी उपस्थित रहीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान बरहेट स्थित पंचायत भवन में कार्यरत कर्मी विनोद मरांडी और मैया योजना के सत्यापन के लिए आई युवती से ऑनलाइन बातचीत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया कि अनावश्यक रूप से किसी मैया को परेशान न किया जाए। बस आले दुका के गड़बड़ा निकले आपे विभाग ले जे लेता है ओना में तेरे पंचायत भवन रचे को कमी हुई करा ओना लगी ले लगाओ का चले ये कैसे कर करा उधर ले चले से अपना बात को जुड़ी दा ना खाता नंबर ना राशन कार्ड ये ओना ले जा दिक्कत तो बांध हुई करा इसको कर दो बांध नहीं तो बोले के पंखा बोल ताड़ी अच्छा ठीक है हां बात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में विकास की प्रतिबद्धता दोहराई है। कल राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि समावेशी विकास की अवधारणा का फलाफल राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना चाहिए। डेमोग्राफी बदलाव पर भाजपा के आरोपों पर उन्होंने कहा कि यह केंद्र का विषय है, हम हमेशा विकास की बात करते हैं। रिव्यू चल रहा है अभी हम लोग का ग्रामीण विकास में। आज बड़े योजनाबद्ध तरीके से कैसे आम नागरिकों को, सरकार को एक कहा जाए कि बड़ा योजनाबद्ध तरीके से निरंकुश किया जाए, उस पर काम चल रहा है। हर राज्य की, हर समाज की, हर व्यवस्था की अलग अलग जरूरतें हैं, अलग अलग तरीके हैं। इस राज्य में जो लोग मूल रूप से वास करते हैं वो गुजरात के लोग नहीं हैं, तो यहाँ के लोगों को ध्यान में रखकर हम काम करते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल झारखंड मंत्रालय परिसर में स्वर्गीय आत्माराम टेकरीवाल की पुण्य स्मृति में महानंद राम आत्माराम टेकरीवाल फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट में जिलावार भाषा निर्धारण को लेकर राज्य सरकार ने 5 मंत्रियों की उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर इस कमेटी में अब सदस्य के रूप में और 2 मंत्रियों के नामों को जोड़ा गया है, जिनमें मंत्री हफीजुल हसन और शिल्पी नेहा तिर्की शामिल हैं। इस कमेटी में पहले से वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद और
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार शामिल हैं। रांची में पोटका विधायक संजीव सरदार ने कल पर्यटन, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा और नगर विकास विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार से मुलाकात कर पोटका क्षेत्र के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया। विधायक ने मुक्तेश्वर धाम हरियाणा में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले प्रसिद्ध हरियाणा मेले को राजकीय मेला घोषित करने की मांग की। इसके अलावा उन्होंने मंत्री से पोटका विधानसभा अंतर्गत विभिन्न स्टेडियमों के निर्माण के लिए भी पहल करने का भी आग्रह किया। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत रांची संसदीय क्षेत्र के ईचागढ़ स्थित चांडिल रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य का रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कल निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों से बातचीत कर निर्माण कार्यों की प्रगति और गुणवत्ता की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि स्टेशन के आधुनिकीकरण का अधिकांश कार्य पूर्णता की ओर है। नए स्टेशन भवन का निर्माण, प्लेटफॉर्मों का मरम्मत एवं सौंदर्यीकरण, यात्रियों की सुविधा के लिए 3 नए लिफ्ट का निर्माण, आधुनिक सर्कुलेटिंग एरिया का विकास और ट्रेन एवं कोच इंडिकेशन सिस्टम का कार्य तेजी से चल रहा है। उन्होंने कहा कि स्टेशन को पुनर्विकास से क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सरायकेला खरसावा में बुरुडी से कांदरबेरा के बीच सुवर्ण रेखा नदी पर पुल निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। मौके पर श्री सोरेन ने कहा कि पुल बनने से क्षेत्र का सीधा संपर्क NH-32 से जुड़ जाएगा। चांडिल से भी आना जाना सुविधा हो, नहीं तो यहाँ कांड्रा जाना पड़ेगा इधर, फिर नहीं तो घूम कर गम्हरिया होते तो फिर 15 किलोमीटर। इसीलिए यहाँ हो जाने के बाद NH पकड़ने के लिए 5 मिनट भी नहीं लगेगा। ये सारा सुविधा को देखते हुए हम जो मुख्यमंत्री थे उसी समय ये सब हम सैंक्शन करा दिया था, और इसी बुरुडी में ही डिग्री कॉलेज भी बनेगा। ईद उल अजहा आज देश के विभिन्न हिस्सों में पूरे धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। श्रद्धालु ईदगाहों और मस्जिदों में ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। ईद उल अजहा पैगंबर इब्राहिम द्वारा ईश्वर के आदेश का पालन करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने की इच्छा को याद करने के लिए मनाया जाता है। ईद उल अजहा इस्लामी परंपरा का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसे त्याग और समर्पण की भावना के साथ मनाया जाता है। इस दिन लोग विशेष नमाज अदा करते हैं और कुर्बानी की परंपरा को निभाते हैं। लेकिन इस त्योहार का असली संदेश केवल रस्मों तक सीमित नहीं, बल्कि इंसानियत, दया और साझा खुशियों में छिपा है। ये त्योहार हमारे देश का, भारत का बड़ा त्योहार है। जैसे मुसलमान सब होली, दिवाली, क्रिसमस, गुरपुरब, बुद्ध जयंती, महावीर जयंती सारे त्यौहार मिलजुल के मनाते हैं, इसी तरह ईद का त्यौहार भी ये सब मिलकर मनाते हैं। ईद के मौके पर बाजारों में रौनक बढ़ जाती है। कपड़ों, सिवैयां, मसालों और घरेलू सामान की खरीदारी के लिए लोग बड़ी संख्या में बाजारों का रुख करते हैं। ये त्योहार भारतीय साझा संस्कृति की उस खूबसूरत तस्वीर को भी सामने लाता है, जहां हर समुदाय एक दूसरे की खुशियों में शामिल होता दिखाई देता है। ईद उल अजहा का रिश्ता हज से भी जुड़ा हुआ है। दुनिया भर से लाखों मुसलमान हज के मुकद्दस सफर पर पहुंचते हैं। तो हज जो होता है ये 5 दिन का होता है। इसमें कोई इम्तियाज नहीं है छोटे बड़े का, अमीर गरीब का, शहंशाह का या गुलाम का या अवाम का, कोई परहेज नहीं है। हज ये हमको इस बात की याद दिलाता है कि अल्लाह की नज़र में सब बराबर हैं। ईद उल अजहा इंसानियत को ये याद दिलाती है कि सच्ची इबादत, अच्छे आचरण जरूरतमंदों की मदद में है। यही संदेश इस त्योहार को खास बनाता है। ईद उल अजहा हमें सिखाती है कि त्याग, नैतिकता
और इंसानियत के रास्ते पर चलकर ही एक बेहतर और शांतिपूर्ण समाज का निर्माण किया जा सकता है। ईद उल अजहा सिर्फ कुर्बानी के त्योहार का नाम नहीं है, बल्कि त्याग, मोहब्बत और भाईचारे के पैगाम को आम करता है। साथ ही गरीबों की किस तरह से मदद की जा सकती है और समाज को एक साथ कैसे लेके चला जा सकता है, इस पैगाम को भी आम करने की कोशिश की जाती है इस मौके पर। मैं रेशमा, कैमरामैन मोंटी के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई और शुभकामनाएं दी है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर कहा है कि इस अवसर पर सभी देशवासियों, विशेषकर मुस्लिम भाइयों और बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। यह त्योहार समर्पण, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। यह पर्व हमें मानवता, विशेषकर वंचित वर्गों की सेवा करने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों को बधाई देते हुए कहा कि कामना है कि यह अवसर हमारे समाज में भाईचारे और खुशियों की भावना को और गहरा करे। उन्होंने सभी की सफलता और अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी की। राज्य भर में ईद उल अजहा का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कुर्बानी के साथ इसकी शुरुआत की गई। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी लोगों को बकरीद की बधाई दी। राजधानी रांची में भी बकरीद का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर विभिन्न मस्जिदों और ईदगाहों में नमाजियों ने नमाज अदा कर अमन, चैन और खुशहाली की दुआ मांगी। जामा मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद अमाल कुरैशी ने बताया कि बकरीद का त्यौहार इब्राहिम की याद में मनाया जाता है। प्रॉफिट इब्राहिम, प्रॉफिट इस्माइल की याद में इसको मनाया जाता है। पूरी आलमी दुनिया में, पूरे आलम इस्लाम में मनाई जाती है। और तमाम लोगों को ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। और साफ़ सफाई का बिलखुसूस ख्याल रखें और इसमें कि आप गंदगी ना फैलावें। और दूसरी नंबर बात है कि अपने गरीब तबके को ज़रूर से ज़रूर याद रखें। ऐसा नहीं कि कुर्बानी किए गोश्त खुद खा लें, बल्कि गोश्त दूसरों तक के पहुँचाना है, जिनका हक़ है उन तक के पहुँचाना है। वन्य जीवन सिर्फ जंगली जानवरों और जैव विविधता तक ही सीमित नहीं है। यह जीवन संतुलन और मानवता के भविष्य से भी जुड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत की वन्य जीव संरक्षण यात्रा में एक ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिला है। अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण दुनिया के समृद्ध जैव विविधता वाले देशों में से एक है। पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार ने वन्य जीव संरक्षण को पर्यावरणीय शासन के केंद्र में रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि वन्य जीव संरक्षण का मतलब केवल जानवरों को बचाना ही नहीं है, बल्कि पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखना और आने वाली पीढ़ियों के लिए भविष्य को सुरक्षित करना भी है। पिछले एक दशक में लगभग 2% की वनावरण में वृद्धि हुई और फाओ की भी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत उन देशों में शामिल है जिन्होंने अपने वन क्षेत्र को बचाया है और बढ़ाया है, और उसका जो स्थान है वो पहले 10वें स्थान पे था, वो 9वें स्थान पे बढ़ के पहुंचा है। और नंबर ऑफ एरिया ऑफ फॉरेस्ट बढ़ाने में भी उसका तीसरा स्थान है। मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक भारत के संरक्षित क्षेत्रों का अभूतपूर्व विस्तार रहा है। 2014 में भारत में 757 संरक्षित क्षेत्र थे। आज यह संख्या बढ़कर 1100 से अधिक हो गई है, जो करीब 1,87,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इसमें 106 राष्ट्रीय उद्यान, 574 वन्य जीव अभयारण्य, 145 संरक्षण रिजर्व और 300 से अधिक सामुदायिक रिजर्व शामिल हैं। यह बड़ा विस्तार आवास संरक्षण और पारिस्थितिक संरक्षण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मोदी सरकार ने वन्यजीव आवासों की संपूर्ण विकास योजना के जरिए
प्रमुख वन्यजीव कार्यक्रमों को भी मजबूत किया है। शिकार रोधी अभियानों, आवास सुधार, वन्य जीव निगरानी और प्रजातियों के संरक्षण कार्यक्रमों पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। अब इसके परिणाम जमीन पर दिखाई देने लगे हैं। भारत में शेरों की संख्या 2020 की 674 से बढ़कर 2025 में लगभग 900 हो गई। देश के पहले वैज्ञानिक सर्वेक्षण में जंगलों में 700 से अधिक हिम तेंदुओं का अनुमान लगाया गया। इसके अलावा भारत ने पहली बार समन्वित नदी डॉल्फिन गणना अभियान चलाया, जिसमें 6300 से अधिक गंगा नदी डॉल्फिन दर्ज की गई। ये उपलब्धियां वन्यजीव संरक्षण में भारत की बढ़ती वैज्ञानिक और संस्थागत क्षमता को दिखाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रोजेक्ट टाइगर वैश्विक सफलता की कहानी बनकर उभरा है। भारत में बाघों की संख्या 2014 की 2226 से बढ़कर 2022 में 3682 हो गई है। आज दुनिया के 70% से अधिक जंगली बाघ भारत में पाए जाते हैं। साथ ही टाइगर रिजर्व की संख्या 47 से बढ़कर 58 हो गई है। मोदी सरकार ने हाथी संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया है। भारत में हाथी रिजर्व की संख्या बढ़कर 33 हो गई है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में नए रिजर्व बनाए गए हैं। मोदी सरकार के दौरान सबसे उल्लेखनीय संरक्षण अभियानों में से एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने का प्रयास रहा है। राजस्थान में संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम, आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन, आवास सुधार और आधुनिक प्रजनन तकनीकों का उपयोग करके इस प्रजाति को विलुप्त होने से बचाने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह प्रोजेक्ट घड़ियाल और प्रोजेक्ट स्लॉथ बियर जैसी नई संरक्षण पहले भी शुरू की गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने आर्द्र भूमि, मैंग्रोव और वन पुनर्स्थापन पर भी विशेष ध्यान दिया है। भारत में रामसर साइट्स की संख्या 2014 से पहले की 26 से बढ़कर आज 99 हो गई। मोदी सरकार के दौरान एक और बड़ी उपलब्धि भारत में चीता पुनर्वास परियोजना रही है। प्रोजेक्ट चीता के तहत दशकों बाद भारत की धरती पर चीतों की वापसी हुई है। कुल्लू नेशनल पार्क एक प्रमुख संरक्षण क्षेत्र बनकर उभरा है, जबकि गांधी सागर और बन्नी को भी भविष्य के चीता आवास के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की घोषणा भी की। आज इस गठबंधन में 30 देश शामिल हो चुके हैं, जिससे बड़ी बिल्लियों के संरक्षण में भारत की वैश्विक नेतृत्व भूमिका और मजबूत हुई है। पिछले 12 सालों में भारत की वन्यजीव संरक्षण यात्रा एक वैश्विक सफलता की कहानी बन गई है। महाराष्ट्र की नागपुर पुलिस की नारकोटिक्स विरोधी टीम और सिमडेगा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अफीम तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। इस दौरान करीब 34 किलो अफीम बरामद किया गया, जिसका अनुमानित मूल्य 1,68,83,500 रुपये बताया जा रहा है। साथ ही 23,35,000 रुपये नकद भी जब्त किए गए हैं। एसडीपीओ धर्मदेव पासवान ने बताया कि छापामारी के दौरान एक होटल संचालक को गिरफ्तार किया गया है, जिसके घर से अफीम की बरामदगी हुई थी। गिरफ्तार आरोपी को नारकोटिक्स पुलिस नागपुर ले गई है। वहीं अन्य तस्करों की भी तलाश जारी है। मामला है कि नारकोटिक विरोधी दल नागपुर को शक के आधार पर एक ट्रक को रोका। जांच में उसके पास से अफीम बरामद हुआ और जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ वो बताया कि सिमडेगा में अंतरा होटल के मालिक मनीष के घर में भी कुछ अफीम रखा हुआ है, जिसे नागपुर पुलिस द्वारा बरामद किया, नारकोटिक पुलिस नागपुर द्वारा बरामद किया गया है और जब्त सामान लगभग 33.76 किलोग्राम वजन का अफीम है। नक्सलियों के खिलाफ जारी अभियान में रांची पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। लापुंग इलाके से पीएलएफआई नक्सली संगठन का 10 लाख रुपए का इनामी कमांडर अमृत होरा गिरफ्तार हुआ है। इस नक्सली के खिलाफ रांची और खूंटी इलाके में निर्माण स्थलों और रेलवे प्रोजेक्ट्स पर रंगदारी और आगजनी की कई वारदातों को अंजाम देने के मामले दर्ज हैं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में।
कोडरमा के सतगावा प्रखंड में नीति आयोग समर्थित संस्था एवीए द्वारा करियर काउंसलिंग कार्यशाला आयोजित की गई। 120 बच्चों को करियर चयन, प्रतियोगी परीक्षा, कौशल विकास और उच्च शिक्षा की जानकारी दी गई। बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता तथा शिक्षा जारी रखने की शपथ भी दिलाई गई। जामताड़ा में आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक में संचालित योजनाओं के कार्यान्वयन, समय पर खाद्यान्न वितरण, गोदाम और पीडीएस की स्थिति, ई-केवाईसी एवं उपभोक्ता फोरम के कार्यों की जानकारी ली गई। संबंधित अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए गए। बीएयू द्वारा विकसित 10 उन्नत फसल किस्मों को मंजूरी मिली। इनमें विरसा मक्का हाइब्रिड 1, सोयाबीन 5/6, गेहूं 5/6, अरहर 3, सरसों 1 सहित चारा और फलारू किस्में शामिल हैं। ये उच्च उपज, रोग प्रतिरोधी, पोषण युक्त और जलवायु अनुकूल है, जिससे उत्पादन तथा आय बढ़ेगी। धनबाद में आईसीएआर रांची के वैज्ञानिकों ने बेलगड़िया टाउनशिप, रूबन पार्क व पलानी मशरूम यूनिट का दौरा किया। अधिकारियों ने स्वयं सहायता समूहों से चर्चा कर मशरूम खेती और आजीविका संवर्धन पर जोर दिया तथा तकनीकी सहयोग व योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के निर्देश दिए। गढ़वा में वर्चुअल बैठक के दौरान योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन, एसआईआर व जनगणना, आंगनबाड़ी संचालन, वित्तीय अनुशासन तथा पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य व विधि व्यवस्था को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए। साथ ही बकरीद को लेकर विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया। रांची की हरदाग निवासी नीतू कुमारी महतो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी अंपायर के रूप में क्वालिफाई कर झारखंड की दूसरी महिला अंपायर बनी। वे जापान में आयोजित U18 एशिया कप 2026 में अंपायरिंग करेंगी। खेल से जुड़े परिवार की नीतू ने मेहनत से यह उपलब्धि हासिल की है। हजारीबाग पुलिस ने बकरीद पर्व 2026 को शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और आपसी भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अपील की। देश भर में भीषण गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है। उत्तर और पश्चिम भारत के कई इलाकों में लू चलने के कारण जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ है। देश भर में भीषण गर्मी ने हाहाकार मचा रखा है। दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों को छोड़ दिया जाए तो बाकी पूरा इलाका भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इसे राज्य का सबसे गर्म जिला बना देता है। राज्य के अन्य हिस्सों में भी गर्मी की रफ्तार जारी है। मौसम विभाग का आज भी कई इलाकों में अलर्ट है। बताते हैं आपको, मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में भीषण गर्मी और लू अगले 2 दिन बहुत गर्म मौसम रहने की संभावना है। 2 दिन बाद अधिकतम तापमान में कमी आने के आसार हो सकते हैं। प्रधानमंत्री की लोगों से सावधानी बरतने की अपील है। तो ये गर्मी देश के कई इलाकों में इस समय सता रही है। अगर हरियाणा की बात करें तो सिरसा में 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। खासकर इस गर्मी में बुजुर्गों और बच्चों को खास ख्याल रखने को कहा गया है। बुजुर्गों की बात करें तो दवाइयों के समय और असर पर नजर रखने की अपील की गई है। आग्रह किया गया है इस गर्मी से बचने के लिए। साथ ही कमरे में अच्छा वेंटिलेशन हो, कूलिंग हो, इसको भी सुनिश्चित किया जाए। ऐसे में बुजुर्गों का ख्याल रखना कुछ जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। कमरे का तापमान बहुत ज्यादा ठंडा ना करें ताकि गर्म सर्द ना हो जाए। अचानक तापमान बदलने से परेशानी संभव हो सकती है। ऐसे में अपने साथ एक फर्स्ट एड बॉक्स जरूर रखें। और जो भीषण गर्मी है उससे बचने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों से आग्रह किया है और साफ तौर पर कहा है कि इस गर्मी से आप खुद का भी बचाव करें, साथ ही साथ पशु पक्षियों का भी साफ तौर पर ख्याल रखें। पर्याप्त रूप से आप पानी की व्यवस्था रखें। दुकानदार जो है वो अपने घरों के बाहर, दुकानों के बाहर पानी की व्यवस्था करें और घरों के बाहर भी आप प्याऊ जैसी व्यवस्था करें ताकि जो राहगीर हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं इसकी सुविधा मिल सके और उन्हें मदद मिल सके। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी रूप से लागू करने की आवश्यकता पर दिया बल। कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों के निर्माण में तेजी का आग्रह। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की समीक्षा की। ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास की योजना बनाने और इसे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का दिया निर्देश।
झारखंड समेत देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है ईद उल अजहा का त्योहार। पीएम और सीएम ने दी शुभकामनाएं, अकीकमंदों ने की अदा की नमाज। और नक्सलियों के खिलाफ जारी अभियान में रांची पुलिस को बड़ी कामयाबी। लापुंग से इनामी नक्सली गिरफ्तार। सिमडेगा में करीब 34 किलो अफीम के साथ एक पकड़ाया।